दिस इज अ प्रॉब्लम। हमें किसी ने अगर डेटा दिया हो इस तरह का, और ये मैंने एक्सेस भी ड्रॉ कर दिया। अब इसको आप टेबल में लिखा हुआ देखेंगे। अगर लेट से आपके पास दो फीचर हैं x1 और x2, and let's say we were trying to solve the regression problem, तो फिलहाल हमारा इंटरेस्ट x1 और x2 में है। इनको आप लिखा हुआ देखेंगे ना, तो दोनों टेबल में, दोनों कॉलम्स में ना वैल्यूज चेंज हो रही होंगी। इट माइट अपीयर के तो वी नीड टू फिगर आउट कि ये जो फीचर्स हैं, आर दे गिविंग अस, बोथ ऑफ द फीचर्स आर गिविंग अस एनी एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, या एक को यूज़ करना काफ़ी है। उनमें से अच्छे वाला फीचर ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब अगर हम ये दोनों फीचर्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं तो हम एक से दूसरा कैलकुलेट कर सकते हैं, तो दूसरे को शामिल करने का फ़ायदा है कोई नहीं। और नुकसान ये है कि ज़्यादा फीचर्स होंगे तो ज़्यादा टर्म्स होंगी। तो ये हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। तो टू समराइज, अब हमने करना ये था कि हमने फाइनली फिगर आउट कर लिया कि अगर कोई हमें आकर नई वाली एक्सेस बता देना, नोट डाउन कर देता हूँ, ये रेड और ग्रीन वाली एक्सेस है इंस्टेड ऑफ दिस ब्लैक वाली। तो इट अपीयर्स दैट दिस डेटा इज लीनियर। ये इसके दो कंपोनेंट्स नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में ये है बात कि अगर एक डेटा हो ना जो सिर्फ एक लाइन पे एग्जिस्ट करता हो, तो आप उसको 2D नहीं कहेंगे, आप उसको 1D कहेंगे। तो ये पिंक वाला डेटा पॉइंट और ये ब्लैक वाले डेटा पॉइंट में क्या फ़र्क है? ये दोनों प्लॉट तो 2D प्लॉट पे हुए हैं। तो इसमें बस फ़र्क ये है कि हमें आदत है डेटा को ब्लैक वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करने की। तो अगर हमें कोई रेड और ग्रीन वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम कोई बता दे आकर, तो हम अपने डेटा को अगर उसमें रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो नया टेबल आपको नज़र आएगा वो कुछ इस तरह का होगा कि ये जो नया वाला जो आपको टेबल नज़र आएगा उसमें ये होगा कि x1 में कुछ वैल्यूज़ हैं, x2 में छोटी वैल्यूज़ हैं। आप जैसी टेबल को देखेंगे आप कहेंगे कि x2 को यूज़ करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, मतलब कोई चीज़ चेंज हो ही नहीं रही, कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। तो ये जो इस टेबल में हमें ऑब्वियसली नज़र नहीं आ रहा था, इस टेबल में हमें क्लियरली नज़र नहीं आ रहा था, वो इस टेबल में हमें क्लियरली नज़र आ जाएगा। तो अब हमारा एम ये है कि हमें कोई रेड और ग्रीन वाली लाइन बता दे। तो जब हमें कोई रेड और ग्रीन वाली लाइन बता देगा ना, तो हम क्या करेंगे कि वी विल रिप्रेजेंट दिस डेटा पॉइंट अकॉर्डिंग टू दिस न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने के लिए हम ये करते हैं कि जो डेटा पॉइंट होता है ना, उसकी प्रोजेक्शन कैलकुलेट करते हैं ऑन द डायरेक्शन वेक्टर्स ऑफ न्यू कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो डायरेक्शन ये बेसिकली इस ब्लैक वेक्टर को रेड पे प्रोजेक्ट करना है और ग्रीन पे प्रोजेक्ट करना है। तो वो डॉट प्रोडक्ट आप कैलकुलेट करेंगे। ये जो रेड वेक्टर होगा इसका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट होगा, ये जो भी ये ब्लैक वाला जो वेक्टर है इसका रेड वाले वेक्टर के साथ एक सिंगल स्केलर वैल्यू आपको मिल जाएगी। दिस इज़ योर फर्स्ट कोऑर्डिनेट। और फिर इसी तरह आप ब्लैक वाले का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे ग्रीन वाले वेक्टर के साथ, तो यू विल गेट दी सेकंड कोऑर्डिनेट, और आप वो वैल्यूज जो है ना इस टेबल में फिल कर देंगे। तो दिस इज़ दी
दिस इज़ द थिंग। हमें अगर डेटा गिवन हो तो अब ये तो दो फीचर हैं तो इनको प्लॉट करना आसान था। अगर मेरे पास 15-20 फीचर होते, x1 से लेट से x1 100 तक होता, तो हम यूँ प्लॉट करके नहीं देख सकते इनको। तो वी नीड टू कम अप विद अ मेथड विच इज़ जेनेरिक। अच्छा, अब ये जो ब्लू वाला, ये जो रेड वाला वेक्टर है और ये जो ग्रीन वाला वेक्टर है ना, इसको हमें लीनियर अलजेब्रा एक्सपर्ट्स ने बताया है कैसे कैलकुलेट करना है। हमने खुद भी लाइन फिट की हुई है डेटा के अंदर। अगर मुझे मुझे मेरे पर फिक्स कर दिया जाए कि आपको हमने डेटा दे दिया है, ये वाला डेटा दिया हुआ है, और इस डेटा के अंदर आपने लीनियर हाइपोथेसिस फंक्शन फिट करना है, तो कैन आई फाइंड द रेड लाइन और नॉट? आप लोग ये रेड लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं अगर कोई आपको बता दे कि बस डेटा में लाइन ही फिट करनी है? सर लीनियर रिग्रेशन के जरिए हो जाएगी। हाँ, लीनियर रिग्रेशन के ज़रिए हो जाएगी। तो अगर हमारे पास ये रेड लाइन आ जाए तो उसके ऑर्थोगोनल एक लाइन होगी जो कि ग्रीन लाइन होगी, तो एक लाइन के ऑर्थोगोनल लाइन कैलकुलेट कर सकते हैं आप? अगर मैं आपको एक लाइन दे दूं और मैं कहूँ फाइंड अ लाइन विच इज़ ऑर्थोगोनल टू दिस लाइन। यस सर। ये आप लोग जब ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन पढ़ रहे थे ना, उस वक्त आपने ये ट्रिक्स पता की थी ज्योमेट्री पढ़ते हुए कि जी लाइन है तो उसके ऑर्थोगोनल लाइन कैसे कैलकुलेट होती है। तो यू कैन कैलकुलेट रेड एंड ग्रीन विदाउट ये जो अभी हमने पीसीए वाला सारा प्रोसेस किया है ना, उसके बगैर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्योंकि ये प्रॉब्लम उससे डिफरेंट है जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे रिग्रेशन में, वहाँ पे तो हमें ये नहीं, हम डेटा का पैटर्न पता चलाना चाह रहे होते हैं ना, कि फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, हायर ऑर्डर है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम सिंपल है, हम डेटा का पैटर्न नहीं पता चलाना चाह रहे, हम ये पता चलाना चाह रहे हैं कि अगर हम एक्सेस पता चलाना चाह रहे हैं तो हाइपोथेसिस फंक्शन फिक्स हो गया। तो जब हाइपोथेसिस फंक्शन फिक्स हो जाए, लीनियर हो, तो फिर हमने जो सारी पाइपलाइन डेवलप की है, जो आप असाइनमेंट्स में करते हुए आए हैं, वो आप यूज़ करके ये रेड वाली लाइन पता चला सकते हैं। तो जो इंटरेस्टिंग बात है ना, जो इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि अगर हम उस तरीके से पता चला सकते हैं तो फिर हम ये जो अभी मेथड पढ़ रहे हैं पीसीए वाला, इसकी हमें क्या ज़रूरत है? दिस इज़ अ वैलिड क्वेश्चन। तो इट हैज़ एन इंटरेस्टिंग आंसर अकॉर्डिंग टू मी, बट राइट नाउ जो हमारा लीनियर अलजब्रा वाला मेथड है उसको हम पहले, उसके थ्रू हम ये रेड और ग्रीन वाले वेक्टर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, तो फिर शायद हमें जो है ना थोड़ा सा फ़र्क पता चल जाए कि रिग्रेशन से करने, ये रेड वाला वेक्टर रिग्रेशन से फाइंड आउट करने का क्या फ़ायदा है, और ये जो लीनियर अलजेब्रा का मेथड है उससे फाइंड आउट करने का क्या फ़ायदा है। तो इसमें ये है कि ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है डेटा, ये इट लुक्स लाइक एन एलिप्स, ये जो डेटा पॉइंट्स हैं, कैन यू सी देम? नज़र आ रहे हैं ना आपको? तो यस सर। इमेजिन करेंगे आपको ये डेटा दिया हुआ है, तो पहले आप जो है ना ये प्रिंसिपल एक्सेस फाइंड आउट कर लें, मतलब एक लाइन फिट करें इसके अंदर, इस डेटा के अंदर, और जब वो ये बड़े वाला ये प्रिंसिपल एक्सेस वाली लाइन लीनियर रिग्रेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इस डेटा में जब आप एक लाइन फिट करेंगे ना, तो वो कौन सी लाइन होगी इन दोनों में से? नहीं, आप किधर गया? ये फर्ज करें मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ एलिप्स बनाने के लिए। ये हो गया सिंपल लाइन, तो चलेंगे कुछ पॉइंट्स इधर बना दिए, कुछ पॉइंट्स इधर बना दिए।
it 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 looks like, maybe it looks like an ellipse. तो अगर मैं इसमें लीनियर लाइन, तेरी माँ को अगर मैं इसमें एक लाइन फिट करने की कोशिश करूं लीनियर, तो कौन सी लाइन फिट होगी इस डेटा में? ये वाली लाइन फिट होगी या ये वाली लाइन फिट होगी? सर रेड वाली। रेड वाली होगी या ग्रीन वाली होगी फिट? अगर आप एच, मतलब मैं एच ऑफ जो लाइन फिट है इसमें मैं लिख देता हूँ, थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स, ये हम फिट कर रहे हैं डेटा में, और टेबल हमें दिया हुआ है किसी ने x1 और x2, ये दो फीचर। सर रेड वाली होगी क्योंकि वो ज्यादा पॉइंट से गुजरी और उससे एरर कम है। हाँ ठीक है, तो अगर हमने सिर्फ, हमें किसी ने कह दिया ना कि लाइन फिट करनी है तो रेड वाली फिट होगी। तो जब हमें रेड वाली पता चल जाएगी तो हमें वो तरीका आता है कि रेड वाली लाइन के ऑर्थोगोनल कौन सी लाइन होगी, तो हम इस तरह जो है ना ये ग्रीन वाली लाइन पता चला लेंगे, तो हमारे पास दो ऑर्थोगोनल एक्सिस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हम काम तो कर सकते हैं, लेकिन अब हम देखते हैं कि लीनियर अलजेब्रा से हम ये काम क्यों करना चाह रहे हैं। तो इस तरह हो गया, से एक एलिप्स बनाता हूँ मैं। फर्ज करें ये एलिप्स है, तो इसमें मेजर इंफॉर्मेशन इस एक्सिस पे है ना, और इसके वर्टिकल एक्सिस पे जब इस पॉइंट्स को प्रोजेक्ट करेंगे तो इन सारे पॉइंट्स की, ब्लैक पॉइंट्स की प्रोजेक्शन ऑन द ग्रीन एक्सिस क्या होगी? इन सारे ब्लैक पॉइंट्स की ग्रीन वाले एक्सिस पे प्रोजेक्शन क्या होगी? जीरो। ज़ीरो होगी ना। तो अच्छा, अब ये एक एलिप्स है आपके पास, थोड़ा सा अगर इसको चेंज कर दें हम, इस एलिप्स को, अब नाउ पॉइंट्स आर नॉट एग्जैक्टली ऑन द एलिप्स, बट थोड़ा इस तरह करके पॉइंट्स हैं, तो अब क्या होगा? ये आपकी एक एक्सिस आ गई और ये आपकी दूसरी एक्सिस, अब क्या होगा? अब ये जो ब्लैक पॉइंट्स हैं इनकी प्रोजेक्शन दूसरे एक्सिस पे क्या होगी? बहुत सारे पॉइंट्स की जीरो होगी, कुछ की नॉन जीरो हो जाएगी। अच्छा फॉर एग्जांपल ये वाला जो पॉइंट है इसकी प्रोजेक्शन कुछ तो होगी ग्रीन पे, तो अगर आप ये देखें कि रेड वाले पॉइंट्स में ज़्यादा वेरिएशन है, रेड वाले एक्सिस के अलॉन्ग ज़्यादा वेरिएशन है, मिनिमम वैल्यू ये है, मैक्सिमम वैल्यू ये है, और ग्रीन वाले एक्सिस के मुताबिक वेरिएशन कम है, ये मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू, यही है ना? ये मैं बात ठीक कह रहा हूँ कि रेड वाले एक्सिस में वेरिएशन ज़्यादा है और ग्रीन वाले एक्सिस में वेरिएशन कम है। इस वाले केस में ये हो रहा था कि ग्रीन वाले एक्सिस में वेरिएशन है ही नहीं, ज़ीरो है। इसमें ये जो दूसरा केस मैंने बनाया है इसमें ग्रीन वाले एक्सिस में वेरिएशन ज़ीरो नहीं है, लेकिन रेड वाले से कम है। डू यू एग्री विद दिस थिंग? यस सर। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ये जो एक्सेस है ना, इनका ताल्लुक जो है ना वो डेटा की वेरिएशन से है। रेड में वेरिएशन ज़्यादा है और ग्रीन में वेरिएशन कम है। तो ये जो हमने कोवेरियंस मैट्रिक्स बनाई थी वो क्या चीज़, उसमें क्या चीज़ हम लिख रहे होते हैं? अभी तो यहाँ पे दो ही है ना, x1 x2,
इस मैट्रिक्स के अंदर हम क्या चीज़ें लिख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो है, ये वाला बॉक्स है, इसमें क्या लिख रहे होते हैं हम? सर x1 के वेरिएंस विद सेल्फ इटसेल्फ वेरिएंट। तो देखें, x1 स्क्वायर। हाँ ठीक है। और इसमें दूसरे वाले में क्या लिख रहे होते हैं? सर कोवेरिएंस। कोवेरिएंस लिख रहे होते हैं। तो अब हमें ये पता है कि ये जो एक्सेस है ना, जो जिसको हम मेजर एक्सेस बोलते हैं, या तो एक एक्सेस वो है जिसमें, मतलब इम्पोर्टेंट एक्सेस वो है जिसमें जिसके अलोंग वेरिएशन सबसे ज़्यादा है, और फिर उसके बाद जो एक्सेस है उसमें वेरिएशन कम है। तो बेसिकली ये जो रेड वाला वेक्टर है और जो ग्रीन वाला वेक्टर है ना, इनका रिलेशनशिप है डेटा की वेरिएंस के साथ। दूसरे लफ्जों में ये है कि ये रेड और ग्रीन वाले वेक्टर का ना कोई रिलेशनशिप इस मैट्रिक्स के साथ भी है, क्योंकि ये मैट्रिक्स वही चीज इनकोड कर रही है जो ये बताना चाहते हैं। इसको मैं एक और बात कर लूँ, मैं आई जस्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से राइट नाउ इज दैट, अभी ये जो आपको लगेगा ना कि ये हमने कोवेरियंस मैट्रिक्स बनाई है और उसके बाद हमने कोई लीनियर अलजेब्रा की ट्रिक्स यूज़ की हैं तो हमारे पास ग्रीन और रेड वाला वेक्टर आ गया, ये कैसे आ गया? दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। कि इमेजिन करें कि मैं ये रेड वाला और ग्रीन वाला एक्सेस नहीं बनाता, मैं एक और बना देता हूँ। लेट्स से अगर मैं एक्सेस ये पिंक वाला एक्सेस बना देता हूँ, लेट्स से एक पिंक, और दूसरा मैं ये लाइट ग्रीन एक्सेस बना देता हूँ। तो अब आप इन पॉइंट्स को प्रोजेक्ट करें, सारे डेटा पॉइंट्स को पिंक वाले एक्सेस में, तो इनकी मिनिमम वैल्यू ये होगी और मैक्सिमम वैल्यू ये होगी। ठीक है, यही होगा ना इन सारे ब्लैक पॉइंट्स को अगर मैं पिंक वाले एक्सेस पे प्रोजेक्ट करूँ। ये वाला जो पॉइंट है, ये जो सबसे आखिर में, इसकी इसकी इस पे प्रोजेक्शन करेंगे ना तो कुछ ये प्रोजेक्शन, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई और ये मिनिमम होगी। तो दिस न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये जो पिंक और ग्रीन वाला है, इसमें हमें कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ ना, इसमें तो दोनों कंपोनेंट्स हैं डेटा के। मतलब यहाँ पे भी मैं पिंक वाला बना देता हूँ। तो एनीवेज, अब जो इसके बाद स्टेप्स होंगे ना, आपको यू विल फील के यू विल हैव दिस फीलिंग कि कोवेरियंस मैट्रिक्स से ये ग्रीन और रेड वाला वेक्टर कैसे पता चल सकता है। देखिए, ये रेड वाला वेक्टर एक्चुअली वो वेक्टर है जिसके अलोंग डेटा की वेरिएशन सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा कोई और वेक्टर हो ना, तो उस पे अगर आप इन पॉइंट्स को प्रोजेक्ट करेंगे ना तो डेटा की वेरिएशन कम है। इसका मतलब ये है कि ये रेड वाला वेक्टर जो है ना, इसका कोई रिलेशनशिप है अगर वेरिएंस के साथ, और हमने जो मैट्रिक्स बनाई है वो भी वेरिएशंस को स्टोर कर रही है। तो डू यू एग्री, ये अभी मैंने बात की है? रेड वाला वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसके अलोंग डेटा की वेरिएशन सबसे ज़्यादा है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर डेटा को रेड वाले वेक्टर पे प्रोजेक्ट करें ना तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू में मैक्सिमम डिफरेंस है। इसके अलावा आप कोई और वेक्टर ले लेना, उस पर इस डेटा को प्रोजेक्ट करें तो उतनी वेरिएशन नहीं है जितने रेड वाले वेक्टर के ऊपर होती है। ये बात ठीक है? यस सर। यस सर। हाँ, तो बस ठीक है। ये दिस वाज जस्ट टू गिव यू इंट्यूशन कि अब ये जो हम मैजिक करने जा रहे हैं ना मैथ का, इट हैज़ एन इंट्यूशन बिहाइंड इट। यू डोंट नीड दिस इंट्यूशन। आपको अगर ये समझ नहीं भी आता ना तो ये मैथमेटिकल ट्रिक आप यूज़ करेंगे
यू विल गेट दिस रेड वाला वेक्टर। आप उस रेड वाले वेक्टर को प्लॉट करें ना तो यू विल कन्विंस योर सेल्फ कि हाँ इस मैट्रिक्स से ये रेड वाला वेक्टर आ जाता है। बट फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। इस लेक्चर के बाद ना और अब से आगे तक जब भी आप मशीन लर्निंग यूज करेंगे यू विल नॉट क्वेश्चन कि अच्छा ये कोवेरियंस मैट्रिक्स से ये रेड वाला वेक्टर कैसे आ जाता है। तो बहरहाल ये हमने एक बात स्टैब्लिश कर ली है कि रेड वाले वेक्टर का रिलेशनशिप है वेरिएशन के साथ। ये वो वेक्टर है जिसके अलॉन्ग मैक्सिमम वेरिएशन होती है। मैट्रिक्स में भी हमने वेरिएशंस भर दी हैं और आप जो भी मैथमेटिकल ट्रिक्स यूज करेंगे देयर इज अ चांस कि हमें ये रेड वाला वेक्टर मिल जाए। तो अब so this I was trying to like cover entire linear algebra using this diagram, so it is difficult but I tried my best to convince you कि इस मैट्रिक्स से ये काम हो सकता है। इसके बाद आपने क्या करना है, इस मैट्रिक्स के आपने कैलकुलेट करनी है आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स, या ये सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन या आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन होता ये है कि एक मैट्रिक्स को आप तीन मैट्रिसेस में डिवाइड कर देते हैं। एक यू मैट्रिक्स होती है, ये सिग्मा मैट्रिक्स होती है और वी ट्रांसपोज। तो इफ दिस मैट्रिक्स इज 10 क्रॉस 10, अगर 10 फीचर हैं तो ये भी 10 क्रॉस 10 होगी, ये भी 10 क्रॉस 10 होगी, ये भी 10 क्रॉस 10। ये जो दो मैट्रिसेस है ना यू और वी, इसमें बेसिकली आइगन वेक्टर जैसी कोई चीज़ पड़ी होती है। आइगन वेक्टर्स आप लोगों ने कैलकुलेट किए हुए हैं और ये जो बीच में चीज़ है ना ये पिंक वाली सिग्मा, इसमें आइगन वैल्यूज़ होती हैं। आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज़ आपने किसी ज़माने में कैलकुलेट की थी, टुडे यू आर अप्लाइंग दैट। तो ये मैट्रिक्स इन तीन मैट्रिसेस में कन्वर्ट हो गई और हमें जो लीनियर अलजेब्रा एक्सपर्ट्स हैं ना वो ये बताते हैं कि ये जो यू मैट्रिक्स होती है ना इसकी जो कॉलम्स होती हैं, कितनी कॉलम्स होंगी इस यू मैट्रिक्स की? 10 होंगे। 10 होंगी इस केस में, ठीक है। तो इसकी जो कॉलम्स होती हैं ना दे आर बेसिकली दीज वेक्टर्स। ये पहली वाली कॉलम रेड वाला वेक्टर होगी, दूसरी वाली कॉलम जो है ना वो ग्रीन वाला वेक्टर होगी, ठीक है। और आपको जो है ना ये आइगन वैल्यूज़ होती हैं, इसमें सबसे बड़ी आइगन वैल्यू पहले होगी, उसके बाद उससे छोटी आइगन वैल्यू होगी। तो टोटल कितनी आइगन वैल्यूज़ हो सकती हैं आपके पास एक 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्स की? 10 हो सकती हैं। अच्छा, अब ये जो होती है ना ये सिग्मा मैट्रिक्स, इसमें ऑफ डायगोनल वैल्यूज़ तो ज़ीरो ही होती हैं। डायगोनल पे ज़ीरो भी हो सकती हैं और नॉन ज़ीरो भी हो सकती हैं। तो कुछ आइगन वैल्यूज़ ज़ीरो भी हो सकती हैं आपकी। तो जो आइगन वैल्यूज़ आपकी ज़ीरो होती हैं ना इसका मतलब ये होता है कि उनके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है ना, आइगन वैल्यू ज़ीरो होने का मतलब ये है कि आपने जिस तरह ये हमारे पास एग्जांपल थी ना ये वाली पहले वाली कि डेटा एक लाइन पे एग्जिस्ट करता था, हमने प्लॉट उसको 2D में किया हुआ था। इसी डेटा को मैं 3D में भी प्लॉट कर सकता हूँ, मतलब एक मैं 3D प्लॉट बनाऊँ और सारे डेटा पॉइंट ना एक ही एक्सिस पे हों, इस तरह एक पे हूँ, या अगर आप किसी ने कुछ और डेटा दिया हुआ है इस तरह एक लाइन पे हूँ। उस केस में जब आप इस डेटा पॉइंट की ये बनाएंगे ना कोवेरियंस मैट्रिक्स और ये उसको फैक्टराइज करेंगे तीन मैट्रिसेस में, तो आपकी टोटल 3 आइगन वैल्यूज होंगी क्योंकि ये 3 क्रॉस 3 की आपकी मैट्रिक्स बनेगी क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है और इनमें से 2 जीरो होंगी। और जो एक मैट्रिक्स एक जो नॉन जीरो वैल्यू होगी ना उसके करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर होगा ना वो आपको बता रहा होगा ये वाला, ठीक है। तो इस तरह हमें ना ये नए वाले कोऑर्डिनेट एक्सिस पता चल जाते हैं। सिर्फ यही नहीं होता कि हमें नए वाले पता चल जाते हैं, हमें ये पता चल जाता है नए वाले कोऑर्डिनेट एक्सिस इन आइगन वैल्यूज को देखकर हमें ये पता चल जाता है कि अगर तो ये वैल्यू ज़ीरो है ना
दिस मीन्स के हायर डायमेंशनल स्पेस में एक लोअर डायमेंशन एग्जिस्ट करती है जिस पे आपका डेटा लाई करता है कि अगर आप उस नए कोऑर्डिनेट एक्सिस में सिर्फ एक एक्सिस को यूज कर लेना और बाकियों को ड्रॉप कर दें तो यू आर नॉट लूजिंग एनी इंफॉर्मेशन, आप कोई इंफॉर्मेशन लूज नहीं कर रहे। अगर मेरा डेटा एक लाइन पे एग्जिस्ट करता था और अभी भी एक लाइन पे एग्जिस्ट करता है तो मैं बाकी दो एक्सेस ड्रॉप कर भी दूं तो मैंने कुछ लूज तो नहीं किया। क्यों नहीं लूज किया? ये वाला पॉइंट पहला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट जो है ना वो आखिरी पॉइंट है। नए रिप्रेजेंटेशन में भी रेड वाला पॉइंट पहला पॉइंट होगा और येलो वाला आखिरी पॉइंट होगा और ये बाकी दोनों पॉइंट्स उसके बीच में होंगे। तो डेटा में कुछ लूज नहीं किया, मुझे सारी इंफॉर्मेशन मैंने रिटेन कर ली। तो ये जो है ना बस दिस इज दी ओनली ट्रिक। ये एसवीडी की एक सिंपल कमांड होती है, पहले हम कोवेरियंस मैट्रिक्स बनाते हैं और ये हमें जो है ना फिर हम प्रोजेक्शन कैसे करनी होती है। प्रोजेक्शन इस तरह होती है कि डॉट प्रोडक्ट लेना होता है आपने। तो ये जो मेरे पास कॉलम है इसका साइज़ क्या होगा? इसका साइज़ होगा, एक कॉलम का साइज़ होगा 10 रोज़ और एक कॉलम। तो मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ तो एक रो और 10 कॉलम्स, ये ब्लू वाला वेक्टर ऐसे आ जाएगा। और ये जो मेरे पास मेरा ओरिजिनल कॉलम में ब्लैक वाला वेक्टर था उसको मैं यूं लिखूं और इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करूँ ना तो पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लिकेशन होगी, तो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट। तो आपके पास इस ब्लू वाले एक्सिस पे इस ब्लैक वाले डेटा पॉइंट की प्रोजेक्शन आ जाएगी। आप अगली वाली कॉलम ले लें, उस पे प्रोजेक्ट कर दें तो आपके पास दूसरे इसके ऑर्थोगोनल जो एक्सिस होगी उस पे इसकी प्रोजेक्शन आ जाएगी। आइगन वैल्यू अगर जीरो है तो हमें पता है कि करने का फायदा कोई नहीं है, प्रोजेक्शन जीरो ही होनी है। या आइगन वैल्यू अगर बहुत छोटी है तो भी हमें पता है कि ये प्रोजेक्शन एक बहुत छोटा नंबर होगा। हम अगर मेरे पास n क्रॉस n मैट्रिक्स है ना, n क्रॉस n मैट्रिक्स मेरे पास कैसे बनेगी, किस केस में मेरे पास n क्रॉस n मैट्रिक्स बनेगी? ये जो U मैट्रिक्स है ये n क्रॉस n कब बनेगी? जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। जब तो वो तो सारी हमेशा स्क्वायर ही होंगे ना। जब सारी आइगन वैल्यू ले लेंगे या सारे आइगन वेक्टर्स ले लेंगे तो ये हाँ मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि जब आपके पास n फीचर्स होते हैं ना तो आपकी जो कोवेरियंस मैट्रिक्स है वो n क्रॉस n बनती है और ये U भी n क्रॉस n बनती है। तो इस n क्रॉस n मैट्रिक्स में से आप फर्स्ट k कॉलम्स ले लें, लेट्स से यू टेक k कॉलम्स। तो जो आपके पास मैट्रिक्स बनेगी उसको हम बना देंगे, उसको नाम देते हैं स्लाइड्स में U रिड्यूस का। ये हम अभी देख लेते हैं कि k कौन बताएगा हमें, k n से कम ही होता है ना। तो हमारे पास जो U रिड्यूस है वो बनती है, उसमें रोज़ तो n ही होती हैं, कॉलम्स k होती हैं। और जो हमारा डेटा पॉइंट है ना वो बेसिकली अगर वो x है तो उसका साइज़ क्या होता है डेटा पॉइंट का? ये होता है n क्रॉस 1, n फीचर थे ना, ये जो एक रो है इसमें से। तो हमने इसकी हर कॉलम का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है इस डेटा पॉइंट के साथ। बेसिकली इस डेटा पॉइंट को हर एक्सेस पे प्रोजेक्ट करना है। तो हम U रिड्यूस जो होता है ना उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। U रिड्यूस का ट्रांसपोज ले लें तो क्या साइज बन जाएगा उसका? U रिड्यूस का ट्रांसपोज ले लें तो k क्रॉस n और आपका जो डेटा पॉइंट है वो है n क्रॉस 1। इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसका रिजल्ट का क्या साइज होगा? k क्रॉस n मल्टीप्लाइड बाय n क्रॉस 1। तो लेट्स से उसको z कह देते हैं, तो दैट विल बी, इसका z वेक्टर का k क्या क्रॉस साइज है? 1 से k क्रॉस 1। k क्रॉस 1 आ गया। तो आपने n क्रॉस 1 से n कॉलम्स में से k कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया अपना डेटा। तो दिस इज व्हाट यू वांट। हायर डायमेंशन से लोअर डायमेंशन पे आ गए आप। बहुत सिंपल ऑपरेशन है इसमें। अब जो इसमें इंटरेस्टिंग चीज़, अच्छा दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर मैं आपके पास x भी है, आपके पास u भी है और आपके पास z भी है,
तो आपने x को z में कन्वर्ट कर दिया। तो कैन यू गेट बैक u फ्रॉम z? अगर मैं आपको आपको मैं u दे दूं, अगर मैं आपको u दे दूं और z आपने अभी खुद ही कैलकुलेट किया, तो कैन यू कैलकुलेट x? उसके इन्वर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट अगर ले लें तो आ सकता है। ये इक्वेशन दी है ना, क्या इक्वेशन है? z इक्वल्स टू u रिड्यूस ट्रांसपोज इनटू x। तो अगर मैंने x कैलकुलेट करना हो तो क्या होगी ये इक्वेशन? So u transpose inverse into z. u ट्रांसपोज इनवर्स इनटू z। तो क्या प्रॉब्लम है इस इक्वेशन के साथ? देखें, ये बेसिकली आपको जो आप मुझे ऑपरेशन बता रहे हैं ना, ये आपको ये बता रहा है कि आपको ये बता रहा है कि आपके पास 10 वैल्यूज़ लिखी हुई थी यहाँ पे। आपने उन 10 वैल्यूज़ में से कुछ कम वैल्यूज़ में कन्वर्ट करके इसको लिख दिया, और ये चीज़ आप डिलीट कर दें, विच इज़ x आप डिलीट कर दें। अब आपके पास सिर्फ z है और मैं आपको सिर्फ u बता दूं ना, तो आप ब्लू से वापस ब्लैक में चले जाएंगे। इज इट पॉसिबल? चीज़ें डिलीट करने के बाद, मतलब कैन यू गो फ्रॉम अ लोअर डायमेंशनल वेक्टर टू अ हायर डायमेंशनल वेक्टर? ये पॉसिबल है? नो सर। बट आपकी इक्वेशन तो आपको बता रही है कि दिस इज पॉसिबल। सर जो एक्सेस रिमूव है उसको जीरो करें तो तब जा सकते हैं। एक चीज़ जो डिलीट कर दी होती है वो वापस तो नहीं आती ना। मतलब कहने का ये है मेरा कि आप ये देखें ना, ये जो हमारा एलिप्स वाली एग्जांपल थी, या चलें इधर ही देख लेते हैं। हम देंगे स्लाइड्स। इसी तो आपके पास ये 2D डेटा था, आपने उसको ब्लू लाइन पे प्रोजेक्ट कर दिया, तो वन डायमेंशनल आपके पास डेटा पॉइंट्स आ गए जिनको आप z कह रहे हैं। x 2 डायमेंशनल था, z 1 डायमेंशनल है। अब आप ये कह रहे हैं कि आप z से वापस x कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 1 डायमेंशनल चीज़ से आप 2 डायमेंशनल चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 से 1 तो हो सकता है। ये 2 डायमेंशनल डेटा था, इसको आपने ब्लू लाइन पे प्रोजेक्ट किया। अब आपके पास ये जो नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है ये आ गई है। अब इससे वापस आप ये 2D प्लॉट बना सकते हैं। नो सर। तो आपकी इक्वेशन तो आपको बता रही है कि आप बना सकते हैं। ये देखें, सर पॉइंट्स को तो हम जितनी मर्जी डायमेंशन में चाहें रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, भले हम 3D में भी कर दें। सर ये जो इक्वेशन है इसमें जो u है ये हमने रिड्यूस कर दिया ना, इसलिए हम वापस नहीं जा सकते। नहीं, आपने इसी इक्वेशन को, इसी u को यूज करके z बनाया था ना x से। तो अगर मैं आपको यही u दे दूं तो फिर आप वापस x क्यों नहीं बना सकते z से? ये जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना, इसको दूसरे लफ्जों में ये है कि मेरे पास ये जो लाइन पे पॉइंट्स है ना, ये तो आ गए हैं। कोई तरीका ऐसे हो सकता है, मतलब कि आपको मैं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपको ब्लू लाइन भी बताऊंगा, ये देखिए, और मैं आपको ये z वाले पॉइंट्स भी दूंगा, और अब आप कुछ ऐसा करेंगे कि जब आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे ना, तो ये ब्लैक वाले पॉइंट्स ब्लू वाली लाइन के ऊपर नीचे, आपको पता है कि ये वाला जो ब्लैक पॉइंट है ये लाइन के नीचे था, और ये वाला जो दूसरा ब्लैक पॉइंट है ये लाइन के ऊपर था।
अगर मैं आपको ये पॉइंट्स दे दूं, ये जो सिंगल वैल्यूज हैं ये दे दूं, और ये ब्लू वाली लाइन बता दूं विच इज एक्चुअली u, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं ना कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको रोटेट करके ब्लू वाली लाइन बना दें। ये इंफॉर्मेशन किधर है कि ये जो ब्लैक वाला पॉइंट है ये लाइन के नीचे है और ये वाला जो दूसरा ब्लैक पॉइंट है ये लाइन के ऊपर है, ये कैसे पता चलेगा? तो मैं जो है ना लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। तो मैं जो है ना ये जो मैं फिगर में डायग्राम बनाई हुई है ना, लेट से ये डेटा है आपका और ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके, एक पॉइंट ऊपर और एक पॉइंट नीचे, और आपने ब्लू लाइन फाइंड आउट कर ली, इन पॉइंट्स को प्रोजेक्ट कर दिया, तो सिंगल वन डायमेंशनल वैल्यूज रह रही हैं आपके पास, और इस तरह कर कुछ वैल्यूज रह गई, 1 2 3 4। मैं आपको ये वैल्यूज दे रहा हूँ और मैं आपको ये ब्लू लाइन बता रहा हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, इस लाइन को रोटेट करके ब्लू लाइन बना दें। तो जब आप इसे रोटेट करेंगे ना तो ये सारे पॉइंट इस लाइन पे होंगे। ये इंफॉर्मेशन किधर है? इस पॉइंट ने लाइन के बाहर होना है। वन डायमेंशनल से 2D तो मैं बना सकता हूँ, लेकिन वो 2D बस इतना ही बना सकता हूँ कि ये सारे पॉइंट रहेंगे इस ब्लू लाइन के ऊपर ही। तो थिंक अबाउट इट, लेट्स टेक अ 10 मिनट ब्रेक। इक्वेशन कह रही है हो सकता है, वैसे समझ नहीं आ रहा कैसे होगा। तो इसमें ना योर नॉलेज अबाउट लीनियर अलजेब्रा विल बी यूज्ड। लेट्स टेक अ 10 मिनट ब्रेक।